गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 29 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आर्क वेल्डिंग को कंप्लीट कर लिया था, रेजिस्टेंस वेल्डिंग को कंप्लीट कर लिया था, थर्मिट वेल्डिंग कंप्लीट कर लिया, हाई फ्रिक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, इन सारी वेल्डिंग्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो अब माय डियर हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में गैस वेल्डिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग ये पढ़ेंगे कि गैस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें हम लोग किस मटेरियल की वेल्डिंग करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं और गैस वेल्डिंग किस मटेरियल के लिए करते हैं। तो आइए माय डियर हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं गैस वेल्डिंग पर। तो पहले देखिएगा, गैस वेल्डिंग में हम लोग माय डियर जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले गैस वेल्डिंग में हम लोग गैस का यूज करते हैं दो या दो से अधिक मेटल को जोड़ने के लिए। अब गैस वो भी कौन सी गैस का यूज करते हैं, एसिटिलीन गैस C2H2 एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। किसके लिए, हीट को सप्लाई करने के लिए या हीट को जनरेट करने के लिए। जैसे आर्क वेल्डिंग में माय डियर हीट जनरेट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर आर्क को जनरेट करने के लिए या हीट बनाने के लिए हम लोग एसिटिलीन का यूज करते हैं। अब यह एसिटिलीन हमारी कहाँ से आती है, कैसे इसको बनाते हैं, तो उसके लिए डियर हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास चैम्बर होता है, देखिए आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से एक चैम्बर होता है। अब इस चैम्बर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वाटर प्लस कैल्शियम कार्बाइड को रख देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड रखा है और इसके अंदर हम लोगों ने वाटर को फिल कर दिया है। देन अब यह वाटर हमारे साथ क्या करता है, इस कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट करता है। वाटर कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट करके एसिटिलीन बनाता है। देखिए इस तरीके से ये कैल्शियम कार्बाइड होता है और यह वाटर होता है। तो यहाँ से कैल्शियम हमारी क्या होती है, इससे कार्बन हमारे रिप्लेस होकर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर हमारी एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है, प्लस कार्बन डाइहाइड्रोक्साइड हमारी अलग हो जाती है। तो इस तरीके से अब ये जो एसिटिलीन गैस हमारी बन रही है, यहाँ से कलेक्टर ट्यूब हम लगाते हैं और इसको लेकर हम बाहर चले जाते हैं। जब यह गैस हमारी प्रोड्यूस होती है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इस ट्यूब में, देखिए एक हमारे पास एसिटिलीन सिलेंडर होता है, ऑलरेडी हम चाहें तो इसको इस सिलेंडर में स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद एक हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, इसमें हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड होता है इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज को हम लोगों को बर्न करना है तो बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑक्सीजन गैस बर्न नहीं होती है लेकिन बर्निंग में हेल्प करती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का यूज करते हैं एसिटिलीन गैस को अच्छे से बर्न करने के लिए। अब आइए बात करते हैं, एक सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, एसिटिलीन को स्टोर करते हैं और एक सिलेंडर में ऑक्सीजन को। और कलर माय डियर जैसा दिख रहा है सेम वही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीजन हमेशा ब्लैक पेंटेड सिलेंडर में स्टोर करते हैं और एसिटिलीन हमेशा मैरून पेंटेड में स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चन इससे तो पूछा गया है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं कि हमारे पास एसिटिलीन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, फिर हमें हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिएगा कि जब हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो ऑक्सीजन C2H2 एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन का यूज करके यहाँ पे हम लोग हीट को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इस वेल्डिंग को ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। देन इसमें क्या होता है, हीट सोर्स केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस, दैट मीन्स एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा। देन आफ्टर वहां हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट से वर्कपीस और फिलर मटेरियल को मेल्ट करके वेल्डिंग कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रेशर क्या हम लोग इस वेल्डिंग में यूज करते हैं, तो गैस वेल्डिंग में प्रेशर का यूज नहीं करते हैं, फिलर मटेरियल का यूज करते हैं। विदाउट फिलर मटेरियल हम लोग इस वेल्डिंग को नहीं करते हैं। और साथ में जब मेटल हमारा मेल्ट होता है तो पूल ऑफ मोल्टन मेटल जो हमारा बनता था वह किस स्टेट में होता है, फ्यूजन स्टेट में होता है, जिसे हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब देखिए, फ्यूल गैस इज यूज्ड टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस और साथ में मोस्ट कॉमन फ्यूल एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन तो केवल बर्निंग में
हेल्प करता है, इसीलिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिक्सचर को हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन। देन आफ्टर, अब देखो ये सारे तो प्रोसेस हैं, पहले यहाँ पे आप समझो कि ये जो हमारा एसिटिलीन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जब रिएक्शन होता है तो पहले स्टेज में क्या होता है, कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, देन हाइड्रोजन को रिलीज करता है, साथ में हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। यह लगभग 2/3 फर्स्ट स्टेज में। देखो जब आपको ऐसे दिखाएंगे इस आर्क के बारे में, तो यहाँ पे आप देखिएगा, हाँ यहाँ पे देखिए, ये जो आर्क आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, प्राइमरी रिएक्शन होता है, और प्राइमरी रिएक्शन के बाद जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह आगे बढ़कर फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, दोबारा रिएक्शन करता है, तो सेकेंडरी रिएक्शन में भी कुछ हीट हमारी रिलीज होती है। प्राइमरी रिएक्शन में लगभग 2/3 हीट हमारी रिलीज होती है, और सेकेंडरी रिएक्शन में 1/3 हीट हमारी रिलीज होती है, 1/3। अब ये कैसे हमारी हीट रिलीज होती है, उसके लिए देखिए हमारे पास एक रिएक्शन होती है, जब हम लोग एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट कराते हैं तो प्राइमरी रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड हीट का रिलीज होता है। यहाँ पे 2/3 हीट रिलीज होगी। देन आफ्टर इस पूरे रिएक्शन को दोबारा जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन का रिएक्ट करा, तो देन आफ्टर हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है प्लस H2O एज ए मॉइस्चर के रूप में निकलती है, और फिर हमारी हीट रिलीज होती है 1/3। तो ये रिएक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपकी प्राइमरी रिएक्शन होती है और ये आपकी सेकेंडरी रिएक्शन होती है। चलिए अब देखिएगा इस तरीके से इस हीट का यूटिलाइज करके हम लोग वेल्डिंग कंप्लीट करते हैं। अब आइए इसके अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए द सेकेंडरी प्रोसेस हमने आपको बता ही दिया था, साथ में अब देखिए इस वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट की यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस को सप्लाई करके ले जाने के लिए हॉस पाइप होता है, और एसिटिलीन गैस से गैस को ले जाने के लिए हमारे पास एक दूसरा हॉस पाइप होता है। उन दोनों पाइप को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक वेल्डिंग टॉर्च से, और एक्चुअल की इस वेल्डिंग टॉर्च का जो शेप होता है वह इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपके रेगुलेटर लगे होते हैं, एक आपका ऑक्सीजन गैस के लिए रेगुलेटर लगा होता है और एक आपका एसिटिलीन गैस के लिए। यहाँ से ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस दोनों जाती हैं, यहाँ कंबस्टन चैम्बर होता है, दोनों गैस आपस में यहाँ पे मिक्स होती हैं, देन आफ्टर वो गैस बाहर जाती है। अब इनके मिक्सचर के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे प्रॉपर देखो एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन गैस का रेशियो अगर 1:1 है, तो यहाँ पे जो गैस से जो आर्क हमारी बनेगी उसे हम लोग, जो फ्लेम बनेगी उसे हम लोग न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं, न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। और अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम कर दें विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेटर, देन वहां पर क्या होगा, प्रॉपर इस एसिटिलीन की बर्निंग नहीं होगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, एसिटिलीन प्रॉपर तरीके से बर्न होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम कर दें, मीन्स एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन के रिएक्शन को अगर हम लोग 1:0.8 ले लें, तो ये हमारे पास कहलाती है कार्बोराइजिंग फ्लेम, या इसी को हम लोग रिड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम। और साथ में यदि हम लोग ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ा दें, 1 से ज़्यादा कर दें, तो उस समय C2H2 प्लस ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो लगभग 1:2.5 कर दें, तो उस समय हमारा कहलाएगा ऑक्सीजन की क्वांटिटी को ज़्यादा रख दिए, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रख दिए, तो एसिटिलीन क्या होगी, प्रॉपर तरीके से कंबस्टन होगा और बर्न होगी, तो वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इस तरीके से ये सारी फ्लेम यहाँ से बनेगी, जिसे इन तीनों फ्लेम को इसी रेगुलेटर से कंट्रोल किया जाएगा, और यहाँ पे एक कंबस्टन चैम्बर होता है। देन देखो इस तरीके से होता है, इधर से आपका क्या होता है,
एसिटिलीन गैस जा रही है, ये जो आपका चैम्बर है ये ऑक्सीजन गैस आपके यहाँ से जा रही है और प्रॉपर यहाँ पे मिक्स होगा, देन आफ्टर ये बाहर निकल, ये हमारा होता है। सेम आपका कैसा दिखता है, इस तरीके से दिखता है। यहाँ आपका नोजल लगा होता है, ये टॉर्च होती है, किस मटेरियल का बनाते हैं, तो मैक्सिमम इसे हम लोग कॉपर का बनाते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सारा रिएक्शन होता है, इन रिएक्शन के बाद इनको हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग टॉर्च, इसे हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग टॉर्च, हॉज पाइप, फिलर मटेरियल या फिलर रॉड, साथ में एसिटिलीन सिलेंडर एंड ऑक्सीजन सिलेंडर, इतने सारे इक्विपमेंट का यूज करते हैं गैस वेल्डिंग। अब एक एक इक्विपमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। देखो, ब्लो पाइप इज ए टॉर्च यूज्ड इन गैस वेल्डिंग which consist of regulator valve for oxygen gas and fuel mixing chamber and nozzle। अगर हम ब्लो पाइप के बारे में पढ़ें तो जो ब्लो पाइप हमारा होता है माय डियर, ब्लो पाइप का यूज क्या होता है, ब्लो पाइप इज ए टॉर्च यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, एक टार्च की तरह यूज की जाती है गैस वेल्डिंग में, जिसका मेन काम होता है कंसिस्ट ऑफ रेगुलेटर वाल्व फॉर ऑक्सीजन गैस एंड मिक्सिंग चैम्बर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। तो ये हमारा होता है ब्लो पाइप। देन यही आप देख रहे हो, ये जो ब्लो पाइप आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है, हॉज पाइप इधर लगा होता है, ब्लो पाइप आपका कुछ यहाँ कहीं बना होता है। हॉज पाइप आपका यहाँ लगा होता है जो रिस्पॉन्स करता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन को ले आकर इस टॉर्च तक पहुंचाने के। देन इस तरीके से आपका सिलेंडर का कंस्ट्रक्शन होता है। इस कंस्ट्रक्शन में देखो यहाँ पे आपकी ये वेल्डिंग टॉर्च होती है, ये वेल्डिंग टॉर्च होती है। एक में आपका एक ट्यूब आपका किससे कनेक्ट होता है, एसिटिलीन सिलेंडर से, और दूसरा ट्यूब आपका इस तरीके से कनेक्ट होता है ऑक्सीजन सिलेंडर से। यहाँ पे आपके क्या है, प्रेशर रेगुलेटर लगे होते हैं गैस के प्रेशर को रेगुलेट करने। इसका कलर आपका इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन को हम लोग सिलेंडर में स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, क्योंकि एसिटिलीन आपकी क्या है कि बहुत ज़्यादा उसमें स्टोर नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए भी कुछ है। अगर ऑक्सीजन स्टोरेज की बात करेंगे तो ऑक्सीजन सिंपल सा एक सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, जिसका प्रेशर रेंज लगभग 13.8 मेगापास्कल से 18.2 मेगापास्कल तक रखा जाता है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज 13.8 मेगापास्कल टू 18.2 मेगापास्कल। एंड अब एसिटिलीन की बात करेंगे तो एसिटिलीन हमारी क्या होती है, हाईली एक्सप्लोसिव गैस होती है, जिसे एक साथ स्टोर करना रिस्की होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस एसिटिलीन में कुछ एक्स्ट्रा गैसेस मिक्स कर देते हैं, जिसमें एसिटिलीन एब्जॉर्ब हो जाती है, देन आफ्टर उसे आसानी से सिलेंडर में स्टोर कर लेते। तो एसिटिलीन को स्टोर करने के लिए देखो, ड्यू टू हाईली एक्सप्लोसिव एक उच्च विस्फोटक गैस होती है एसिटिलीन, of free acetylene, it is stored in cylinder with 80 to 85% porous calcium silicate and then filled with एसीटोन या एसीटोन के साथ मिक्स की जाते हैं। एसिटिलीन गैस को एसीटोन के साथ मिक्स करते हैं। एसीटोन अपने अंदर लगभग 420 टाइम्स एसिटिलीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एसिटिलीन एक लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से होता है। इसका प्रेशर लगभग कितना होता है, 1.75 मेगापास्कल। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का प्रेशर 1.75 मेगापास्कल के अप्रॉक्स होता है। एट द टाइम ऑफ एसिटिलीन रिलीज, इफ एसीटोन कम्स विथ एसिटिलीन, द फ्लेम वुड गिव्स पर्पल कलर। अब देखो, जो एसिटिलीन इस सिलेंडर में, मान लो ये सिलेंडर आपका हो गया, इस सिलेंडर में एसिटिलीन प्लस एसीटोन दोनों गैस मिक्स हैं। जब एसिटिलीन बाहर आएगी, एसीटोन हैवी गैस होती है, वो नीचे रहती है, लेकिन अगर हाई प्रेशर के साथ बाहर आती है तो यहाँ पे जो हमारा फ्लेम का कलर होता है, वो फ्लेम का हमारा कलर कैसा हो जाता है, पर्पल कलर में दिखाई देने लगता है। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन को स्टोर करने के लिए किस गैस का यूज करते हैं, तो एसीटोन गैस का यूज करते हैं। साथ में अगर एसीटोन गैस एसिटिलीन के साथ बर्न हो
तो कलर कैसा निकलेगा, पर्पल कलर। अनदर ऑप्शन इज एसिटिलीन जनरेटर, या तो हम दूसरे ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, एसिटिलीन को बना लेते हैं वहीं पे जहां पे वेल्डिंग करते हैं। आप देखो सड़क किनारे जहां पर गैस वेल्डिंग हो रही होती है तो इस तरीके का एक आपका सेटअप दिखाई देता है। नीचे आप क्या रखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड रख देते हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड हॉपर होता है, धीरे धीरे यहाँ से अंदर डाला जाता है। तो यहाँ नीचे कैल्शियम कार्बाइड जाता है और बीच में हम लोग क्या करते हैं, वाटर भर देते हैं इस ट्यूब में, एक सिलेंडर की तरह होता है। अब यहाँ से ऊपर से इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ से यह कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एसिटिलीन गैस बनाता है। देन इस एसिटिलीन गैस को बाहर ले जाते हैं, डायरेक्ट इसे कनेक्ट कर देते हैं टॉर्च से। इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं टॉर्च से और ऑक्सीजन पाइप को ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट। तो यहाँ पे आपको मैरून कलर का सिलेंडर नहीं दिखेगा। ये लाइट ड्यूटी वर्क के लिए यूज किया जाता है। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए आपको एसिटिलीन सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर दोनों चाहिए। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल। एक चीज समझना, गैस वेल्डिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमने लिखा है कि जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है इसका उपयोग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल के लिए करते हैं और इसका उपयोग लो मेल्टिंग टेम्परेचर वर्कपीस को भी जोड़ने में करते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, टिन हो गया, कॉपर हो गया, तो इन सारे मेटल को भी वेल्ड करने के लिए गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं। साथ में बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस एंड फिलर मेटल, फिलर मेटल वही यूज करेंगे जो बेस मेटल को जोड़ना है। अगर एल्युमिनियम को वेल्ड करना है तो फिलर मेटल के लिए एल्युमिनियम का वायर यूज करेंगे। कॉपर को वेल्ड करना है तो कॉपर वायर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ब्रास को वेल्ड करना है तो ब्रास का भी यूज करते हैं। चलिए, व्हेन ऑक्सीजन आर नॉट अवेलेबल देन अनदर गैस लाइक हाइड्रोजन एंड कोल गैस आर यूज्ड एज ए हेल्पिंग इन बर्निंग। यदि हमारे पास ऑक्सीजन गैस अवेलेबल नहीं है तो अनदर उसका ऑप्शन हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस H2 या कोल गैस का यूज हम लोग कर लेते हैं ऑक्सीजन की जगह रिप्लेस करके। ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन सकता है। देन व्हेन एसिटिलीन आर नॉट अवेलेबल देन मिथाइल एसिटिलीन प्रोपेडाइन आर यूज्ड। सपोज करो कि अगर आपके पास एसिटिलीन गैस ना अवेलेबल हो, ऑक्सीजन नहीं है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रोजन एंड कोल गैस। जब एसिटिलीन नहीं होगा तो उसके लिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटिलीन प्रोपेडाइन गैस का यूज कर ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, एसिटिलीन इज ए हाईली फ्लेमेबल गैस एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर अगर एसिटिलीन को स्टोर करेंगे वह सेल्फ ही बर्न हो सकती है, हाईली फ्लेमेबल होती है। हेंस इट इज स्टोर्ड विथ देखो अभी तक मैंने कहा एसिटिलीन को एसीटोन के साथ मिक्स करते हैं एसीटोन के साथ। एसीटोन एसिटिलीन को या तो 25 टाइम्स या लगभग 420 टाइम एब्जॉर्ब करता है। लेकिन साथ में अगर देखो 400 अगर प्योर एसीटोन ले लेंगे, एसिटिलीन के साथ प्योर एसीटोन ले लेंगे तो लगभग 420 टाइम एसिटिलीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हम लोग अगर एसिटिलीन के साथ कैल्शियम सिलिकेट सैचुरेटेड विथ एसीटोन ले लेंगे तो उस समय एसीटोन 25 टाइम्स एसिटिलीन को एब्जॉर्ब कर। अगर किसी सिलेंडर में 10 लीटर एसिटिलीन सेफली स्टोर हो सकती है विदाउट बर्न हुए प्योर एसिटिलीन, तो उस सिलेंडर में एसिटिलीन के साथ अगर हम कैल्शियम सिलिकेट विथ एसीटोन मिक्स कर देंगे तो लगभग 250 लीटर एसिटिलीन आसानी से स्टोर हो जाएगी विदाउट बर्न। इन हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग ऑक्सीजन प्रेशर इज 70 to 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था 70 से 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एसिटिलीन आपका क्या है 7 से 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसकी यूनिट में अलग, इसकी यूनिट में अलग। देन इन लो प्रेशर गैस वेल्डिंग ऑक्सीजन प्रेशर इज लोअर एंड एसिटिलीन प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर लो प्रेशर हायर प्रेशर में ऑक्सीजन प्रेशर का हायर होता है और लोअर प्रेशर में ऑक्सीजन प्रेशर लोअर होता है।
लेकिन एसिटिलीन आपकी कांस्टेंट होती है, एसिटिलीन का प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हम दे दिए थे। अब आप देखो एसिटिलीन रेगुलेटर, हमारे पास देखो क्या होता है कि रेगुलेटर जो होता है इस तरीके जो आप टार्च देख रहे हो, ये जो रेगुलेटर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होगा एसिटिलीन को रेगुलेट करने के लिए, ये तो नट दिख रहा है लेकिन रेगुलेटर ऐसे लगा होता है, और यहाँ एक रेगुलेटर लगा होगा ऑक्सीजन को रेगुलेट करने के लिए। अब एसिटिलीन को जो रेगुलेट करने के लिए देखो, इन रेगुलेटर को हम लोग या तो राइट साइड टाइट करते हैं और लेफ्ट साइड ओपन करते हैं, या तो राइट साइड ओपन करेंगे और लेफ्ट साइड टाइट करेंगे। दोनों टाइप के रेगुलेटर होते हैं। एक रेगुलेटर राइट साइड घुमाने पे टाइट होगा यानी क्लोज होगा, और लेफ्ट साइड घुमाने पर गैस रिलीज होगी और वह ओपन होगा। जस्ट अपोजिट एक दूसरा रेगुलेटर होता है। आइए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये जो हमारे पास दिख रहा है, रेगुलेटर की बात कर रहे थे, तो ये जो रेगुलेटर हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन रेगुलेटर कॉमा एसिटिलीन रेगुलेटर। अगर केवल एसिटिलीन रेगुलेटर की बात करेंगे तो देखो एसिटिलीन रेगुलेटर आपके लेफ्ट हैंड थ्रेड होते हैं, मैरून पेंटेड सिलेंडर होता है और ड्यू टू लो प्रेशर लाइट वेटेड होते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर की बात करेंगे तो उसका जो रेगुलेटर होता है लेफ्ट हैंड घुमाएंगे तो वो आपका क्या होगा, ओपन होगा, एसिटिलीन सप्लाई होगी। राइट हैंड घुमाएंगे तो टाइट होगा। लेकिन ऑक्सीजन के लिए जो होता है, ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, राइट हैंड थ्रेडेड होता है। यह ऑक्सीजन रेगुलेटर, ऑक्सीजन रेगुलेटर। ऑक्सीजन रेगुलेटर क्या होगा, राइट हैंड में आपका ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाएगा और लेफ्ट हैंड करने पर टाइट होगा। देन कलर आपका क्या होगा, ब्लैक पेंटेड होता है। ड्यू टू हाई प्रेशर ऑक्सीजन मेक्स हैवी स्टोर, हाई प्रेशर पर इसे ज़्यादा स्टोर किया जाता है और इसे लो प्रेशर पर लाइट वेट रखा। देन केमिस्ट्री ऑफ फ्लेम, ये मैंने आपको बता दिया था। केमिस्ट्री ऑफ फ्लेम में प्राइमरी स्टेज में आपका क्या होता है, एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन और बहुत ज़्यादा हीट एलिबरेट करेगी, लगभग 2/3 जितनी हीट वहाँ बनेगी उसका 2/3 हीट प्राइमरी स्टेज में। और सेकेंडरी स्टेज में फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन बनाएगा, H2O एज ए मॉइस्चर रिलीज होगा और हीट 1/3। यह आपका केमिस्ट्री ऑफ फ्लेम होता है। देन अब देखो नोट पॉइंट में यहाँ पे देखो, जो फ्लेम आपकी बनती है माय डियर, फ्लेम आपकी कुछ इस तरीके से है। एक आपकी ऐसे इनर ल्यूमिनस कोन बनती है, एक आपकी इस तरीके से बनती है। इस कोन का उपयोग, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसका उपयोग गैस कटिंग में भी करते हैं। मेटल को अगर काटना है, उसकी थिकनेस ज़्यादा है, वहाँ पर गैस कटिंग का यूज कर लेते हैं मेटल को कट करने। देन आफ्टर देखो, इसे बोलते हैं इनर कोन, इनर कोन, और इसे बोलते हैं आउटर इनवलप, आउटर इनवलप। अब यहाँ पे देखो इनर कोन जो आपका होता है, इनर कोन फ्लेम इज यूज्ड फॉर मेटल कटिंग ऑपरेशन, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है। देन आफ्टर बात करेंगे, जनरली वी यूज्ड न्यूट्रल फ्लेम बट फॉर हाई स्पीड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज यूज्ड इन मेटल कटिंग। अगर मेटल कटिंग की बात करेंगे माय डियर, तो जनरल केस में मेटल कटिंग हम लोग क्या करते हैं, मेटल कट के लिए न्यूट्रल फ्लेम का यूज कर लेते हैं। न्यूट्रल फ्लेम मतलब 1:1 यूज कर लेते हैं। अभी फ्लेम रेशियो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे 1:1, 1 रेशियो ऑक्सीजन 1 रेशियो एसिटिलीन यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हाई प्रेशर में यूज करना है, मतलब कटिंग स्पीड आपको बढ़ानी है, तो उस समय ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज कर लेंगे, मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे, जिससे यहाँ पे ज़्यादा बर्निंग होगी और हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा। हम आपको टेम्परेचर भी बताएंगे कि 2900 से 3100 लगभग आपका रिड्यूसिंग फ्लेम का होता है, 3100 से 3200 आपका इंटरमीडिएट यानी न्यूट्रल फ्लेम का होता है, और 3300 से 3500 या 3400 आपका हाई इसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रल फ्लेम। चलिए टाइप्स ऑफ फ्लेम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। फर्स्ट आपका न्यूट्रल फ्लेम होता है। 3 तरीके की फ्लेम होती है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम।
न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन या एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 होता है। ये आपका क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछता है। द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इन न्यूट्रल फ्लेम। क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है, कई एग्जाम में पूछा है ये। द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर, ऑप्शन ए आपका दिया है 1:0.8, ऑप्शन बी दिया है 1:1, ऑप्शन सी दिया है 1:2.5 एंड ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो आंसर हमारा क्या होगा? अगर न्यूट्रल फ्लेम है, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस इन न्यूट्रल फ्लेम, तो वहां पे आपका क्या होगा? 1:1 यूज किया जाएगा इस तरीके। आगे देखिएगा, द मिक्सिंग चैम्बर में 1:1 मिक्स करते हैं, कॉमा द फ्लेम प्रोड्यूस इज न्यूट्रल फ्लेम, इट इज द केमिकली न्यूट्रल, नाइदर ऑक्सीडाइज नॉर कार्बोराइज। ना तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, ना तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऐसे फ्लेम को हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का। इसका जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम 2900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 2900 डिग्री सेंटीग्रेड से 3100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में न्यूट्रल फ्लेम का टेम्परेचर होता है। और इसमें इस तरीके से बनती है, देखो यहाँ पे हमारा इनर कोर बनता है और ये हमारा आउटर इन्वेलप होता है, और इस तरीके से हमारी बनती है। आउटर इन्वेलप पे टेम्परेचर आपका लास्ट में लगभग 1260 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर 2900 से 3100 डिग्री सेंटीग्रेड जनरेट होता है। फिर इधर जाने पर टेम्परेचर ड्रॉप होता है, इस पॉइंट पर लगभग 2100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पॉइंट पर लगभग 1260 डिग्री। अब देखो 3000 to 300 न्यूट्रल फ्लेम का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 2900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देन आफ्टर न्यूट्रल फ्लेम देखो इस तरीके से आपको दिखाई देती है। 2/3 हीट आपकी यहाँ बनेगी और सेकेंडरी जो रिएक्शन होता है वो इस जोन में होता है। देखो ये आपकी क्या होती है? व्हाइटिश कलर दिखती है, और इसके जस्ट पास वाली आपको ब्लूइश कलर दिखती है, ये आपकी पर्पल कलर दिखती है। अगर आपसे कलर पूछा जाए न्यूट्रल फ्लेम का तो 3 कलर होता है। पहला आपका क्या होता है? व्हाइटिश होता है, व्हाइटिश कलर होता है। उसके जस्ट पास आपका क्या होता है? ब्लूइश कलर होता है, और उसके बाद आपका क्या होता है? पर्पल कलर होता है। तो 3 कलर में आपको न्यूट्रल फ्लेम दिखाई देती है। फर्स्ट आपका क्या होता है? इनर व्हाइट कोन होता है, इनर व्हाइट कोन होता है। आउटर ब्लू कोन होता है, आउटर ब्लू नहीं होता है, आउटर पर्पल होता है, आउटर पर्पल होता है। और इंटरमीडिएट में आपका क्या होता है? ब्लूइश कलर, ये आपका होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है माय डियर? ऑक्सीजन की मात्रा को ज्यादा कर देते हैं, एक्सेस कर देते हैं। अब ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ाने पर आप देखो, जब आपके घरों में आग जलती है, अगर धीमी हो जाती है तो आप फूंक मारते हो, और ज्यादा तेज अगर आग बढ़ानी है तो आप लोहे की खोखली राड लेकर फूंक मारते हो। तो ऑक्सीजन की सप्लाई आप बढ़ा रहे हो, जिससे वहां क्या होता है? प्रॉपर बर्निंग होती है। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई आप बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा बर्निंग होगी। अब आप कहोगे सर अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये जो फ्लेम हमारी बन रही है, यहाँ आप इतने बड़े पाइप को ले आओ और पूरा का पूरा ऑक्सीजन आप सप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा? छोटी सी फ्लेम बन रही है और ऑक्सीजन आप रिक्वायर्ड अमाउंट से कई गुना ज्यादा बढ़ा दिए, तो ये क्या फ्लेम जलेगी? ये बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितनी जरूरत है, अगर आपको पता चले कि सर ऑक्सीजन की बढ़ाने से बहुत फ्लेम बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो लाओ एक साथ पूरी की पूरी ऑक्सीजन यहीं पे डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं, आप फैन चला दो, ब्लोअर चला दो, कूलर चला दो, तो कूलर चलाओगे तो आपका चूल्हा बुझ जाएगा। तो वहां पर जितनी जरूरत है ऑक्सीजन की उतनी ही सप्लाई करेंगे। लेकिन ये है कि अगर एसिटिलीन 1 लीटर थी, मान लो 1 लीटर एसिटिलीन है, 1 लीटर एसिटिलीन है, इस 1 लीटर को बर्न कराने में अगर हम 1 लीटर ऑक्सीजन
रिलीज कर मतलब सप्लाई कर रहे हैं, तो इस समय दोनों की क्वांटिटी बराबर है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल फ्लेम। अगर 1 लीटर एसिटिलीन को बर्न कराना था, इधर से हमने एसिटिलीन से सप्लाई किया 1 लीटर और इधर ऑक्सीजन की सप्लाई हमने कर दिया कितना, 2.5 लीटर। अब बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, 2.5 से 3 लीटर भी करते हैं, लेकिन मेनली 2.5 लीटर करते हैं। तो ज़्यादा ये है तो एसिटिलीन को क्या करेगा, ज़्यादा हेल्पिंग करेगा बर्निंग में, जिससे फ्लेम टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर में लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड या 3300 डिग्री सेंटीग्रेड से 3400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, या ऐसे भी होता है 3200 से 3400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसका उपयोग क्या करते हैं, मेनली ऐसी जगह पे इसका यूज करेंगे जहां पे आयरन की वेल्डिंग नहीं करनी है। पता चला आयरन की वेल्डिंग करनी है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, यह ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाने लगे, वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। अगर कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। चलिए, विथ ए ग्रेटर ऑक्सीजन सप्लाई इट बिकम्स ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलेंगे। और जब कम हो जाएगी, मान लो अगर 1 लीटर एसिटिलीन को बर्न कराना है तो उस समय 0.8 मतलब 800 ml हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई दें तो उसे बोलते हैं कार्बोराइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम। द ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इज 1.5 to 1, यह होता है 1.5 to 1 भी होता है, साथ में 1.5 नहीं 2.5 to 1 भी होता है। चलिए, द अपीयरेंस ऑफ द फ्लेम इज सिमिलर एज दैट देन न्यूट्रल फ्लेम। यह सेम न्यूट्रल फ्लेम की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन मोर पॉइंटेड इनर कोन अप टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा ये कोन होता है, यहाँ पर अभी देखो 3100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहाँ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कितना हो जाएगा, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड इनर कोन का टेम्परेचर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसे ही दिखाई देंगी, एक इंटरमीडिएट मतलब इनर कोन बनेगी और एक आपका आउटर इनवलप बनेगी। चलिए, इन द वेल्डिंग ऑफ कॉपर एंड कॉपर एलॉय, कॉपर बेस एलॉय, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज डिजायरेबल बिकॉज दीज केसेस थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्लैग फॉर्म ओवर द मोल्टेन मेटल। अगर हम लोग आयरन या स्टील के एलॉय की वेल्डिंग करें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, तो वहां पर क्या बनेगा, एक स्लैग बनने लगेगा, किसका, आयरन ऑक्साइड का। तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, इसीलिए नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। नॉन फेरस में कौन कौन से, जैसे हमारे कॉपर हो गए या एल्यूमिनियम हो गए। तो इस तरीके से कॉपर बेस एलॉय की हम लोग वेल्डिंग करते हैं, इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। यही आपके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। इनर ल्यूमिनस कोन हो गया, ये आपका आउटर इनवलप होता है। हार्मफुल फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टील, हमने बताया क्यों हार्मफुल होती है, क्योंकि आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाती है। बिकॉज द एक्सेस ऑक्सीजन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोराइजिंग द रीजन ऑफ ग्राउंड बेल्ट, ये भी कार्बन भी बनाता है। चलिए, अब ये देखो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आपको इस तरीके से कुछ दिखाई दे रही है। आउटर इनवलप है, ये इनर कोन है, इसका टेम्परेचर लगभग 3300 से 3400 डिग्री सेंटीग्रेड या 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। यह एक नैरो मतलब बहुत दूर तक इस तरीके से जाती है, नैरो आपकी, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो इसीलिए दूर तक प्रेशर ये क्या करता है, इसको बनाता है। लेकिन अगर न्यूट्रल फ्लेम की बात करें तो न्यूट्रल फ्लेम देखो नैरो नहीं होती, यह एक शैडो टाइप, तो ये भी आपको शेप याद रखना। चलो, नैरो होती है। अब बात करते हैं कुछ और। नो प्रेशर इज यूज्ड, प्रेशर तो हम लोग गैस बिल्डिंग में यूज नहीं करते हैं। एंड ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर एट a pressure of 14 मेगापास्कल। व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ
एसिटिलीन यूज्ड देयर डिसाइडेड चेंज इन अपीयरेंस ऑफ फ्लेम। अगर हम लोग एसिटिलीन की क्वांटिटी को बढ़ाने लगे तो फ्लेम का कलर क्या होता है, बदलने लगता है। कभी आप जाके गैस बिल्डिंग में देखो तो आपको अंदर ब्लू कलर का दिखाई देगा, ब्लू से पहले बहुत पास में व्हाइट कलर का दिखाई देगा। तो इस तरीके से पहले व्हाइट दिखता है, उसके थोड़े से आगे ब्लू दिखता है, फिर आगे क्या है आपको येलो या पर्पल कलर दिखता है। और वो सब डिपेंड करता है इस एसिटिलीन के। द लेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज स्मॉलेस्ट कंपेयर्ड टू न्यूट्रल और रिड्यूसिंग फ्लेम, ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अवेलेबल, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा को हम लोग बढ़ा दिए हैं। देन द कंबस्टन इज फास्टर प्रोड्यूसिंग स्मॉलर लेंथ ऑफ द फ्लेम। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम लोग ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो वहां तेजी से बर्निंग होने लगती है और आर्क लेंथ हमारी क्या हो जाती है, ये वाली जो लेंथ है ये हमारी छोटी हो जाती है अदर न्यूट्रल फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम के रिस्पेक्ट में। और साथ में यह कैसी बनती है, एक नैरो एज। इस चीज का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 1:0.8 लेते हैं। 1:0.8, एक में 1:1 लेते हैं, एक में 1:2.5 भी लेते हैं, या 1:1.5। 1.5 भी आपसे दे देगा, ये भी आप। द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज डिफिशियंट, द फ्लेम बिकम्स कार्बोराइजिंग फ्लेम। अगर कार्बन का रेशियो कम कर देंगे तो उस समय क्या होगा आपका, ऑक्सीजन का रेशियो कम कर देंगे तो आपकी एसिटिलीन प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं होगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम या कार्बोराइजिंग फ्लेम। देन द टेम्परेचर ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम इज लोअर यूज्ड इन फ्लेम हार्डनिंग, टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। देखो कार्बोराइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर सबसे लोअर होता है 2900 से 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बोराइजिंग फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम का टेम्परेचर होता है 3100 डिग्री सेंटीग्रेड से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूट्रल फ्लेम होता है 3200 से 3400 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर होता है, यह आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इस तरीके से ये टेम्परेचर रेंज होता है, इसे जरूर याद रखना है ना। 2900 से 3100 कार्बोराइजिंग, 3100 से 3200 न्यूट्रल और 3200 से 3400 ऑक्सीडाइजिंग। चलिए अब ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग फ्लेम। देन ये एक चीज और ध्यान देना, रिड्यूसिंग फ्लेम या कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम किए हैं तो इसमें 3 जोन आपको दिखाई देता है। पहला आपका इनर ल्यूमिनस कोन दिखाई देता है, दूसरा इंटरमीडिएट कोन दिखाई देता है और तीसरा आपका आउटर इनवलप दिखाई देता है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान देना है। आउटर इनवलप आपका ब्लू कलर में दिखाई देता है और ये इंटरमीडिएट ल्यूमिनस कोन आपकी होती है, ये ब्राइट आपकी होती है, यानी कि व्हाइट कलर में होती है, और ये आपकी क्या होती है, ब्लूइश कलर में होती है, ब्लूइश पर्पल होती है, और ये आपकी ब्लू कलर में। एसिटिलीन आपकी मतलब इस तरीके से आपका देखा जाएगा, इनर कोन, इंटरमीडिएट कोन और आउटर इनवलप, ये हमारा। देन नोट पॉइंट कुछ देख लेते हैं इससे रिलेटेड। एट हाई टेम्परेचर इट कंबाइंस विथ मेनी मेटल्स टू फॉर्म हार्ड एंड ब्रिटल ऑक्साइड। ये हमारा हाई टेम्परेचर लगभग 2900 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड या 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पर अदर हार्ड और ब्रिटल मेटल के साथ रिएक्ट करती है और उनके क्या बनाती है, ऑक्साइड से बनाने लगती। देन इन केस द वेल्ड बीड एंड द सराउंडिंग एरिया टू हैव स्कमी अपीयरेंस। स्कमी का मतलब होता है झागदार, जिस वजह से इस पे क्या होता है, वेल्ड बीड के ऊपर कुछ झागदार यानी कि स्कमी अपीयरेंस या लुक दिखाई देने। इट हैज गुड वेल्डिंग इफेक्ट इन वेल्डिंग ऑफ कॉपर एंड ब्रास मेटल।
अगर आपको ब्रास और कॉपर की वेल्डिंग करनी है या कास्ट आयरन की वेल्डिंग करनी है तो सबसे अच्छा आप गैस वेल्डिंग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है कास्ट आयरन इज वेल्डेड बाई, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा गया है कास्ट आयरन इज वेल्डेड बाय, ऑप्शन ए दिया था आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी दिया था शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी आपका दिया था टीआईजी और ऑप्शन डी आपका दिया था गैस वेल्डिंग। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या होगा, कास्ट आयरन के लिए मोर सुटेबल होता है गैस वेल्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं। यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ हार्ड फेसिंग मटेरियल सच एज स्टेलाइट, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल की वेल्डिंग आसानी से हम लोग कर लेते हैं गैस वेल्डिंग, क्योंकि जब गैस वेल्डिंग करते हैं जो गैस हमारी होती है पहले जाकर प्री हीट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिलर रॉड लगाते हैं जिससे हमारी वेल्डिंग, और वेल्डिंग होने के बाद पोस्ट हीट भी कर देते हैं, फिलर रॉड को रोक देते हैं और गैस टॉर्च को लगातार सप्लाई देते रहते हैं। तो प्री हीट और पोस्ट हीट दोनों दे देते हैं। अब कुछ आपका देखें इंपॉर्टेंट टाइम पॉइंट दिया हमने कि टाइप्स ऑफ फ्लेम यूज्ड फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए कौन कौन से फ्लेम यूज करते हैं। जैसे माइल्ड स्टील अगर आपको वेल्ड करना है तो वहां न्यूट्रल फ्लेम का यूज करेंगे, हाई कार्बन स्टील वेल्ड करना है वहां पर रिड्यूसिंग फ्लेम का यूज करेंगे, और ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग करनी है तो या तो न्यूट्रल फ्लेम या स्लाइटली ऑक्सीडाइज मतलब धीरे धीरे ऑक्सीडाइज फ्लेम का यूज करेंगे। एलॉय स्टील का वेल्ड करना है तो न्यूट्रल फ्लेम का यूज करेंगे। एल्यूमिनियम का देखो न्यूट्रल फ्लेम ही मैक्सिमम यूज की जाती है। एल्यूमिनियम का यूज करेंगे तो एल्यूमिनियम आपका क्या है, हाईली ऑक्सीडाइज मटेरियल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा Al2O3 बनाएगा। एल्यूमिनियम देखो Al2 आपका है प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बनाएगा। तो हम चाहेंगे जितनी ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो उतना ही ज़्यादा अच्छी वेल्डिंग होगी, तो इसीलिए हम लोग सबसे कम ऑक्सीजन कार्बोराइजिंग फ्लेम में होता है। तो एल्यूमिनियम के लिए किसका यूज करते हैं माय डियर, एल्यूमिनियम के लिए इसका कार्बोराइजिंग फ्लेम। अब कॉपर के लिए क्या है कि चाहे जितना ऑक्सीजन आप सप्लाई कर दो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है, इसीलिए कॉपर के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। यहाँ देखो ब्रास के लिए स्लाइटली ऑक्सीडाइज और कॉपर एंड ब्रॉन्ज के लिए भी स्लाइटली ऑक्सीडाइज या न्यूट्रल फ्लेम का। निकिल एलॉय के लिए स्लाइटली कार्बोराइज क्योंकि निकिल भी आपका रिएक्ट करता है, और लेड के लिए न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि इतने टाइप के मटेरियल में कौन कौन से फ्लेम यूज करते हैं। चलिए अब देखो सील्डिंग ऑफ वेल्ड पूल, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वहां पर भी एक सील्डिंग बनती है, गैस की सील्डिंग बनती है, या वेल्ड पूल यानी पूल ऑफ मोल्टेन मेटल की सील्डिंग बनती है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। वेल्ड पूल इज सील्डेड बाय यूजिंग ऑफ फ्लक्स, और ये जो फ्लक्स हमारा होता है माय डियर वो क्या होता है, जब हम लोग किसका यूज करते हैं, फिलर मेटल का यूज करते हैं, तो उन्हीं फिलर मेटल से हमारा क्या होता है फ्लक्स बनता है। साथ में हाउ टू यूज द फ्लक्स इन गैस वेल्डिंग, देखो फ्लक्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड आर कोटेड द फिलर रॉड बाय डिपिंग इनटू द पेस्ट। होता क्या है ऐसे देखो, जैसे मान लो ये वर्क पीस, अब यहाँ पूरा आप समझिएगा, यहाँ पे हमने ये फिलर रॉड ले लिया, ये हमारी हो गई वेल्डिंग टॉर्च। अब वेल्डिंग टॉर्च को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है एक ऑक्सीजन सिलेंडर से एक एसिटिलीन सिलेंडर, ये हमने ऑक्सीजन सिलेंडर से और ये हमने कनेक्ट कर दिया एसिटिलीन सिलेंडर। जब प्रॉपर यहाँ पे हम लोगों ने कंबस्शन किया तो यहाँ से गैस आई, फ्लेम बनी। अब ये जो फ्लेम बन रही है यहाँ फिलर रॉड है। अच्छा, इस फिलर रॉड को एक हमारे पास कंटेनर होता है, यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, एक पेस्ट रखते हैं। आप कभी वेल्डर के पास जाओ, वो क्या करता है, गैस वेल्डर, इसमें व्हाइट कलर का एक पेस्ट रखा होता है, इस रॉड को इसके अंदर ऐसे डिप कराता है, उसकी कुछ क्वांटिटी इसके ऊपर ऐसे चिपक जाती है, फिर वह क्या करता है वेल्ड करने लगता है।
तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का पेस्ट, यह फ्लक्स हो, फ्लक्स हो। अब ये क्या होता है, वेल्ड होता है, तो यह फ्लक्स वेल्ड बीड के ऊपर क्या होता है, बनने लगता है और उसे एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बाय द यूज ऑफ फिलर रॉड फ्लक्स का यूज करते हैं। गैस वेल्डिंग किस फॉर्म में होता है, या तो वह डिपिंग फॉर्म में होगा या वह पेस्ट फॉर्म में होगा। देन आफ्टर, फ्लक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग डिफरेंट फंक्शन। फ्लक्स किस किस मटेरियल का बनेगा उसकी बात कर ले रहे हैं। इट इज यूज्ड जनरली इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड कोटेड ऑन द फिलर रॉड। या तो हम लोग माय डियर क्या करेंगे, फ्लक्स को बार बार ऐसे डिप कराएंगे, या तो इसी में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस फिलर रॉड के ऊपर ही हल्की सी कोटिंग कंपनी आपको करके भेजती है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, या गौर से देखेंगे तो दिखाई देगा। गैस वेल्डिंग के लिए जो हमारी रॉड आती है फिलर रॉड, उस पर हमारा क्या होता है, कंपनी पहले से कोटिंग करके भेजती है, इसकी फ्लक्स की। तो दोनों तरीके से हम इसका यूज कर लेते हैं। साथ में फ्लक्स में है फॉलोइंग पर्पज। कौन कौन से पर्पज के लिए यूज किया जाता है, पहला तो क्लीन द सरफेस एंड रिमूव द कंटामिनेशन ऑफ ऑक्साइड। अब मान लो ये वेल्डिंग हो जाए, मान लो यहाँ ये वेल्डिंग हो जाए, वेल्डिंग होने के बाद ये वेल्डिंग हमारी हुई है। अब इसे अगर यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लक्स की एक कोटिंग ऐसे हो जाती, फ्लक्स की एक ऐसे कोटिंग इसके ऊपर हो जाती। अब इस कोटिंग को हटाते हैं तो वेल्ड बीड हमारी सेफ रहती है, साथ में वेल्ड बीड की सरफेस क्लीन रहती है और एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट भी रहता है। तो ये हमारा होता है फंक्शन ऑफ फ्लक्स। अब बात करते हैं फ्लक्स में ही कुछ और पॉइंट। द गैसेस सील्डेड प्रोड्यूस्ड बाय वेपोराइजिंग फ्लक्स फॉर प्रिवेंटिंग द ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग वेल्डिंग, कॉमा एक और पॉइंट देखिए, प्रोड्यूसिंग द स्लैग, जो स्लैग हमारा बनता है बाय सॉलिडिफिकेशन ओवर द वेल्ड पूल एंड मेंटेनिंग द स्लो कूलिंग रेट। जो स्लैग हमारा बनता है, ये जो स्लैग हमारा बनता है, यह किस लिए बनता है, धीरे धीरे ऐसे देखो, ये वेल्ड पूल जब हमारा सॉलिडिफाई होता है और कैसे स्लो कूलिंग रेट से, देन यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, स्लैग बनते हैं इस तरीके। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, प्रेशर गैस वेल्डिंग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर का यूज करते हैं और ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस हमारी क्या होती है, प्रेशराइज होके निकलती है। अब यहाँ पे देखो प्रेशर गैस वेल्डिंग और ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, देखो प्रेशर गैस वेल्डिंग और ऑक्सी एसिटिलीन प्रेशर वेल्डिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू मेक बट ज्वाइंट बिटवीन द एंड ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज पाइप और रेल रूप। मैक्सिमम माय डियर, जितना भी हम लोग गैस वेल्डिंग यूज करेंगे वो हमारा मैक्सिमम आपका क्या होगा, बट ज्वाइंट यूज किया जाता है, बट ज्वाइंट। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में मैक्सिमम लैप ज्वाइंट यूज किया जाता है। देन आफ्टर द एंड आर हीटेड विद द गैस फ्लेम। पहले हम क्या करते हैं, पहले हीट सप्लाई कर देंगे, अब उसके बाद इसे हम लोग हीट कर देंगे, तो इसे बोलते हैं प्री हीट। देन आप फिलर रॉड लगाएंगे तो ये मेल्ट होकर यहाँ पे, प्री हीट और पोस्ट हीट दोनों पॉसिबल है गैस वेल्डिंग। ये हमारा क्या हो जाएगा, द एंड आर हीटेड विद गैस फ्लेम टू टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर रखेंगे। देन एंड द सॉफ्ट मेटल इज देन फोर्स्ड टुगेदर अंडर कंसिडरेबल प्रेशर, कॉमा दिस प्रोसेस therefore is actually form of solid state after solidify। ये हमारा एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की तरह रिएक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये आपका हो गया एसिटिलीन और ये हो गया ऑक्सीजन मिक्सचर। यहाँ पे आपके क्या हो गए, दोनों मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद हमारा क्या होता है, टॉर्च से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। देन आगे देखो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कुछ और इम्पोर्टेंट, अभी हम लोग इस पे ये पढ़ेंगे
लेफ्ट वर्ड टेक्निक क्या होती है और राइट वर्ड टेक्निक। लेफ्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग वेल्डिंग करें, मान लो ये राइट हो गया, राइट से लेफ्ट की तरफ अगर हम लोग वेल्डिंग करते हुए बढ़ रहे हैं तो उसे हम लोग राइट वर्ड टेक्निक बोलते हैं। और अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर वेल्डिंग करते हुए बढ़ रहे हैं तो उसे हम लोग लेफ्ट वर्ड टेक्निक बोलते हैं। इसी को हम लोग फॉरवर्ड वेल्डिंग और बैकवर्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है। फॉरवर्ड वेल्डिंग और बैकवर्ड वेल्डिंग से क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है। और भी इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं डियर। और भी का मतलब आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि जैसे देखो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग हम लोग कब करेंगे, जब इसे हम लोग फोर हैंड वेल्डिंग और बैक हैंड वेल्डिंग के भी नाम से जानते हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, वेल्डिंग डायरेक्शन या वेल्डिंग टेक्निक होती हैं। और इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये हमारे पास फिलर रॉड होता है। पहले तो ये समझो कि राइट हैंड वेल्डिंग या फोर हैंड वेल्डिंग क्या होती है। फोर हैंड वेल्डिंग राइट टू लेफ्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसे फोर हैंड वेल्डिंग बोलते हैं। और लेफ्ट से राइट की ओर हम लोग वेल्डिंग बोल करते हैं, इसे बैक हैंड या राइट वर्ड वेल्डिंग बोलते हैं। नाम से हमेशा आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि लेफ्ट वर्ड या फोर हैंड वेल्डिंग, फोर हैंड और लेफ्ट वर्ड आपको थोड़ा सा अपोजिट लगेगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। अभी इसको और भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में जैसे देखो, जैसे हमारा फिलर रॉड हो गया, तो इस वर्कपीस से फिलर रॉड के बीच हम लोग कितना एंगल रखेंगे, राइट वर्ड वेल्डिंग में और लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेल्डिंग में। और ये हमारा क्या होता है, वेल्डिंग टॉर्च होता है। वेल्डिंग टॉर्च हम लोग फॉरवर्ड वेल्डिंग और बैकवर्ड वेल्डिंग में वर्कपीस से वेल्डिंग टॉर्च का एंगल कितना रखेंगे, जिससे हमारी एक इफिशियंट वेल्डिंग हो पाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हो 30 से 40 और 60 से 70 हम लोग कर रहे हैं। ये हम लोग किधर कर रहे हैं, यहाँ देखो राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं। इस डायरेक्शन अगर हम देखो, ये हमारा राइट हो जाए और ये हमारा लेफ्ट हो जाए, इसका मतलब राइट से लेफ्ट की ओर वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे फोर हैंड वेल्डिंग या लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग बोलते हैं। तो लेफ्ट वर्ड या फोर हैंड वेल्डिंग में माय डियर टॉर्च एंगल 60 से 70 डिग्री होता है और हमारा क्या फिलर रॉड एंगल 30 से 40 डिग्री। बैक हैंड वेल्डिंग में ये आपका 40 से 50 डिग्री हो जाता है और ये आपका 50 से 60 डिग्री हो जाता है। उसके लिए हम लोग अभी देखेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी शुरू होंगी। इसके लिए वेल्डिंग टेक्निक के लिए लेफ्ट हैंड वेल्डिंग और राइट हैंड वेल्डिंग के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 30 से 40 उल्टा हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पे आप देखो जो हमने आपको ये बता दिया 50 से 60 नहीं होगा, ये 30 से 40 ही रहेगा। ये आपका हो जाएगा 40 से 50, ये आपका हो जाएगा 40 से 50 डिग्री। कब, जब हम लोग इस डायरेक्शन में वेल्डिंग करना शुरू करेंगे, मतलब बैक हैंड वेल्डिंग में। ये सब हमारे होंगे। और इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। और साथ में ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जब हम लोग फोर हैंड वेल्डिंग यूज करेंगे तो उस समय हमारा क्या होगा, मतलब फिलर एंगल कितना होगा, टॉर्च एंगल कितना होगा। फोर हैंड में हमारा क्या होता है, राइट टू लेफ्ट अगर जाते हैं 30 से 40 डिग्री हमारा फिलर एंगल होता है, और लेफ्ट से राइट जाने पर 30 से 40 डिग्री, दोनों के लिए आपका फिलर एंगल सेम होता है। और साथ में जो टॉर्च होता है, टॉर्च आपका फोर हैंड वेल्डिंग में 60 से 70 डिग्री होता है और बैक हैंड वेल्डिंग में 40 से 50 डिग्री होता है। ये आपको रीजन हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि प्लेट थिकनेस फोर हैंड वेल्डिंग में पतली क्यों यूज करते हैं, बैक हैंड में मोटी क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट से तो क्वेश्चन आपका आता है 100%। गैस वेल्डिंग में इससे क्वेश्चन आता है। प्लेट थिकनेस भी आपको बताएंगे, वेल्डिंग स्पीड भी बताएंगे, किसमें स्लो रखते हैं, स्लो क्यों रखते हैं, किसमें फास्ट रखते हैं तो फास्ट क्यों रखते हैं, किसमें प्री हीटिंग होती है, किसमें पोस्ट हीटिंग होती है। ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास माय डियर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू माय डियर।